तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, ये जो है वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो साल भर नहीं पढ़े हैं। ठीक है, साल भर जिन्होंने नहीं पढ़ा है और आप सभी को एग्ज़ाम में जो है वो 100% का जो है वो ऐसा कुछ ड्रीम है कि 100% आ जाए, या फिर जो बस चाहते हैं कि नहीं हमको पास भी होना है, या फिर जो चाहते हैं हमको 80% लाना है। कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को जितना परसेंट चाहिए उतना आ जाएगा। बस वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है। करना क्या है, 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जो है आप सभी का फर्स्ट एग्जाम जो सोशल साइंस का एग्जाम है, ठीक है, आज की इस वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। जितना क्वेश्चन बताऊंगा सभी जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना बताऊंगा उसी के अंदर पूछेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, जितना बताऊंगा उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। बस आप सभी जो है वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना, जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सभी को कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर सबसे पहले जो है वो जो जुड़ते जा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के आप सभी का एग्जाम आने तक आप सभी के साथ रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पैटर्न पता होगा कि आप सभी का जो है वो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, पहले 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जूसेपी मैथ्सिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूसेपी मैथ्सिनी। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो समान संस्कृति से भी जुड़ी होती है, समान इतिहास द्वारा भी जुड़ी होती है, और भारत और लोक परंपरा से भी जुड़ी होती है। यानी कि इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक ट्रिक जान लो, जितने भी बच्चे हैं यदि आप सभी का ऑप्शन में इनमें से सभी रहा तो वही मारना है। ठीक है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहे, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश कोई सा भी क्वेश्चन रहे, यदि इनमें से सभी है तो वही आंसर होगा, ये श्योर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तुनतनिया की संधि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाखी मेला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैशाखी मेला। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है उधर ध्यान देते हैं। चैनल पर जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करते जाइए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बारदोली आंदोलन। ठीक है, बारदोली आंदोलन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लाई शटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्लाई शटल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो राजा राममोहन रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन रॉय। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, चैनल पर जितने बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। अगला क्वेश्चन है
कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुन उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुन उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों का ह्रास हुआ है, ये भी हो जाएगा। संसाधन सामाजिक के कुछ ही लोगों के हाथों में आए हैं, ये भी हो जाएगा। वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, ये भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है वो क्या कहलाती है। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है वो क्या कहलाती है, तो संकटग्रस्त जातियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संकटग्रस्त जातियां। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कि पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभ्रक। ठीक है, अभ्रक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, सिलचर तथा पोरबंदर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक के किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बेल्जियम में 1950 और 1960 के बीच के दशक के किन भाषा बोलने वाले लोगों के समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंच और डच। ठीक है, फ्रेंच और डच इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है उसे क्या कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो विकेंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है। बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मचारियों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मचारियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चैनल पर जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राजनीतिक दल का क्या कार्य है। राजनीतिक दल का क्या कार्य है, तो राजनीतिक दल का कार्य होता है चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, विरोधी दल का गठन करना, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया और जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे पारदर्शिता कहा जाता है। ठीक है, पारदर्शिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पारदर्शिता। आगे चलते हैं और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अस्पृश्यता मतलब जो होता है छुआछूत। ठीक है, तो संविधान के किस एक्ट द्वारा अस्पृश्यता को जो है वो समाप्त कर दिया गया था, तो एक्ट नंबर 17, यानी कि अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो ये स्वास्थ्य के आधार पर भी करती है, शिक्षा के आधार पर भी करती है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी करती है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग। आगे चलते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, वो कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्रक में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है। निम्न में से किस क्षेत्रक में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या होती है कि वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि उसको निर्मित की जाती है, यानी कि बनाया जाता है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 ईस्वी। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चैनल पर जो जुड़ रहा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1995 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है। निम्नांकित में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वभौमिकरण। ठीक है, सार्वभौमिकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिकरण। आगे चलते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिसंबर। इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। तो चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब। ठीक है, 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। ठीक है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर निरंकुशवाद का। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिकेटिंग। ठीक है, पिकेटिंग या फिर पैकेटिंग होगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने का तकनीक है। इसमें वर्षा के जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचों जैसे कुएं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा न केवल जल का संग्रहण होता है अपितु जल को भूमिगत होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर इस प्रकार से है। पहले हम लोग लौह खनिज को एक साइड में लिखेंगे, फिर अलौह खनिज को एक साइड में लिखेंगे। तो जो हमारा लौह खनिज का पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि लौह खनिज में कठोरता पाई जाती है। लौह खनिज में क्या पाई जाती है, तो कठोरता पाई जाती है, जबकि अलौह खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि लौह खनिज में प्रायः भूरे रंग के होते हैं। लौह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं और अलौह खनिज कई रंगों के होते हैं।
तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि लौह बॉक्साइट मैग्नीज आदि लौह खनिज, लोहा बॉक्साइट मैग्नीज आदि लौह खनिज के उदाहरण है। और लौह खनिज का तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि सीसा, जस्ता, अब्रक, सोना आदि लौह खनिज के उदाहरण है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए और साथ ही जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। अभी जितना मैं बता रहा हूँ सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जातिवाद क्या है? जातिवाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि समाज में जाति के आधार पर उच्च जाति एवं निम्न जाति के बीच उत्पन्न सामाजिक तनाव एवं भेदभावपूर्ण रवैया जातिवाद कहलाता है, ठीक है। समाज में जाति के आधार पर उच्च जाति एवं निम्न जाति के बीच उत्पन्न सामाजिक तनाव एवं भेदभावपूर्ण रवैया क्या कहलाता है? तो जातिवाद कहलाता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं और जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप में उसके नीचे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर वर्ण व्यवस्था का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, ये कह रहा है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि किसी समूह में व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, एक समूह की तुलना दूसरे समूह से करने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश में व्यक्तिगत आय अलग अलग होते हैं। संपूर्ण जनसंख्या की औसत आय जानकर हम दूसरे देश की औसत आय से तुलना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? आगे चलते हैं और जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट करें। वैश्वीकरण से हम लोग क्या समझते हैं उसको अपने शब्दों में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व व्यापार के साथ व्यापार पूंजी, तकनीक, श्रम, सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना। इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ है। वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का मुक्त प्रवाह। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह। तो इसके बाद क्या लिखना है कि 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति के बनने में भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ आज का जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन का वीडियो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। आगे चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन को, ठीक है। तो 3 मार्क्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था? रोलेक्ट एक्ट था जो वो क्या था और गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन करें, ठीक है। अथवा भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या थे, क्यों थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप सभी को क्या लिखना है? इसके बाद आप सभी को कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि भारत में रोलेक्ट एक्ट का प्रखर विरोध हुआ। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा करने की घोषणा की। सेकंड हो जाएगा कि इस नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 से एक हड़ताल के साथ प्रारंभ होना निश्चित किया गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें स्वतः बंद हो गई, टेलीग्राफ सेवा बाधित कर दी गई। इस प्रकार देश में अव्यवस्था का आलम फैल गया। अगला पॉइंट हो जाएगा कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू किया, अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो हो जाएगा कि 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इससे लोग उग्र हो उठे तथा बैंकों, डाकघरों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। तो ये हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट का जो है वो बिल्कुल सही उत्तर। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला 3rd मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
कि अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। पैराग्राफ फिर चेंज करना है। उसके बाद क्या लिखना है कि नमक सर्वसाधारण के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा था तथा चिकित्सक के दृष्टिकोण से भोजन में इसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक थी। अतः नमक कर को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। अगला जो स्ट्रेंजा है वो हो जाएगा कि इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने गिने चुने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे तक की पैदल यात्रा की। अगला पॉइंट है कि यद्यपि नमक आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना था, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस में एक राष्ट्र विरोध की भावना को जन्म दिया। दांडी मार्च अभूतपूर्व घटना हुई जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। दांडी यात्रा द्वारा ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कॉर्न लॉ के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। इन कानूनों के द्वारा विदेशों से खाद्य पदार्थों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। इस पाबंदी के परिणाम स्वरूप जब ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों मूल्य बढ़ने लगे, लोगों में हाहाकार मच गई और विवश होकर सरकार को ये कानून हटाने पड़े। इन कानून के हटाने से के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ हुआ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना है कि जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में इंग्लैंड आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। थर्ड पॉइंट लिखना है कि बहुत सी भूमि ऊसर हो गई और खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए। फोर्थ पॉइंट लिखना है कि ऐसे बहुत से ग्रामीण लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, जिससे शहरों की हालत भी खराब हो गई। तो ये हो गया इसका बिल्कुल राइट आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के किन्हीं 4 लौह अयस्क पेटियों की व्याख्या करें। भारत के किन्हीं 4 लौह अयस्क पेटियों की व्याख्या करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के किन्हीं 4 प्रमुख लौह अयस्क पेटियाँ। फर्स्ट नंबर उड़ीसा और झारखंड पेटी। डैश दे करके क्या लिखना है कि उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खादानों से निकाला जाता है। इसी से सनिध झारखंड के उसके बाद लिखना है इसी से सनिध झारखंड के सिंहभूम जिला में गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आप सभी को लिखना है वो हो जाएगा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी का। ठीक है, तो इसका डैश दे के लिखना है कि यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम, पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ये हो जाएगा इसका सेकेंड पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो लिखना है कि बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर पेटी। ठीक है, डैश दे करके क्या लिखना है कि कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप से पाइपलाइन द्वारा मैंगलोर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। और जो अगला और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या लिखना है कि महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक है, इसका डैश दे के लिखना है कि यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमगाओ पतन से इसका निर्यात किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जो बच्चे जुड़ रहे हैं ना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा कि चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। थर्ड हो जाएगा कि दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी घाटियों तथा डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि इसलिए चावल अधिकतर पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में खूब उगता है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 मानवीय कारकों के नाम लिखिए। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि, सेकंड हो जाएगा संचार एवं परिवहन के साधन, थर्ड हो जाएगा पूंजी व बैंक की सुविधाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास कि सड़क परिवहन के किन्हीं 3 गुणों को बताएं। आंसर हो जाएगा कि सड़क परिवहन के 3 गुण। फर्स्ट, परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। सेकंड, कि सड़कों को दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। थर्ड, सड़कों को नगरों, गांवों, मोहल्लों और गलियों में भी बनाया जा सकता है। फोर्थ, सड़कें छोटी दूरी के यात्रियों तथा माल परिवहन के लिए उत्तम साधन है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ वो 3 मार्क्स है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सभी को ही एक वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। उपयुक्त कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। आंसर हो जाएगा कि इस कथन में काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसलिए लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। चुनाव लड़ने वालों को यदि अमीरों का वोट चाहिए तो उन्हें गरीबों के वोट भी चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक दल दोनों वर्गों में सामंजस्य बनाए रखते हैं। फिर भी यदि कोई मतभेद उठ जाते हैं तो उनका सबसे अच्छा हल लोकतंत्र में ही संभव है, जहां हर एक की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है कि दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी गतिविधियों से राजनीतिक दलों को प्रभावित अवश्य करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि अधिकांश दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं तथा राजनीतिक दलों के सहयोग और परामर्श से अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। ऐसे दबाव समूह के शीर्ष पदों पर राजनीतिक दल के नेता विराजमान होते हैं। उदाहरण, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी से NSUI कांग्रेस से संबंधित है। राजनीतिक दल के अधिकांश नेता दबाव समूह से आते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि कई दबाव समूह राजनीतिक दलों की शाखा के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि कुछ दबाव समूहों का निर्माण राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है तथा कुछ दबाव समूह आगे चलकर राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, किन्हीं 4 कार्य का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य। फर्स्ट, चुनाव लड़ना। डैश दे करके लिखना है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थक द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों की क्रियान्वित कर सके। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि सरकारी नीति को दिशा निर्देश। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रमों को चुनती है। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेकंड पॉइंट। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि कानून निर्माण। राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों को ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो जाएगा कि सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन।
चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, राजनीतिक दल का कार्य का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाएं। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु विनिमय व्यवस्था में चीज़ों का आदान प्रदान चीज़ों से होता है और उसमें मुद्रा के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु ऐसा करना कितना कठिन है यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है, पहले तो उसी जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ तो जूता खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ गेहूं बेचना चाहता है। इस प्रकार उसे लेन देन से संयोग की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजा जाए और दूसरा गेहूं बेचने के लिए तैयार हो। आगे लिखना है कि परंतु मुद्रा के प्रयोग से जूता बनाने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और इस मुद्रा से वह जहाँ से चाहे गेहूं खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा द्वारा दोहरे संयोग की समस्या पैदा नहीं होती है, वह अपने आप हल हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी समस्याओं के समाधान के एक प्रयास के रूप में व्यवस्थित रूप से भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य उत्पादक तथा विक्रेताओं के अनैतिक तथा अनुचित व्यावसायिक कार्यों पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, वो कह रहा है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या करें। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर या क्वेश्चन सब भी बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, इसका व्याख्या करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य लेती थी, इसके कारण मजदूरों की मांग घट गई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है कि बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त थी। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि जब ऊन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से ऊन की कताई करती थी को काम से हटाना पड़ा। इसी कारण महिलाओं कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीनों का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत की संघ शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करें अथवा भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि भारतीय संघ के किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिखना है कि भारतीय संघ में राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है। थर्ड पॉइंट लिखना है कि भारतीय संघ में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, न कि दोहरी नागरिकता की। फोर्थ पॉइंट लिखना है कि भारतीय संघ केंद्र और राज्यों के बीच किसी संविदा अथवा करार का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका निर्माण विशेष ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की सम्मति आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के पक्ष में है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि भारतीय संघ में न्यायालयों की एक ही प्रणाली है, देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि भारतीय संघ में लोक सेवाओं का विभाजन नहीं किया गया है, अर्थात लोक सेवक अपने कार्यों में राज्य तथा केंद्रीय दोनों स्तर के कानूनों का पालन करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि भारत के संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए, एक मिनट,
ये वाला क्वेश्चन बस देख लेना, इसका जो है वो आंसर थोड़ा दिक्कत है। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 50वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 50 नंबर पे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, यानी कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में विभेद कैसे करेंगे, अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां 2 भागों में वर्गीकृत की जाती है। फर्स्ट हो जाएगा कि संगठित क्षेत्र, डैश दे करके क्या लिखना है कि वैसे उद्यम अथवा कार्य जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संगठित क्षेत्र के उद्यम सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि असंगठित क्षेत्र, वैसे उद्यम अथवा कार्य स्थान जहां रोजगार की अवधि अनियमित होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे उद्यमों का सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चैनल पर जो जुड़ते जा रहे हैं ना गाइस, चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना बताऊंगा उसी के बीच आएगा, ये मेरी गारंटी है। जो सब्जेक्ट से जितना बताऊंगा उसी के बीच आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है, किन्हीं चार का उल्लेख करें। फर्स्ट हो जाएगा कि व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण के परिणाम स्वरूप आयात निर्यात तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा कि इससे विभिन्न देशों को एक दूसरे के नज़दीक आने का अवसर प्राप्त होता है, वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है कि वे किन वस्तुओं का आयात निर्यात करें। अगला पॉइंट हो जाएगा कि इसी प्रकार निवेश पर से प्रतिबंध हटा लेने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायता पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका जो आप लोग आंसर कर लेना खुद से। ठीक है, ये देख लेना, आप सभी को जो वो आप सभी का जो गाइड वगैरह आता है उसमें मिल जाएगा कि प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, तो आंसर हो जाएगा कि जल यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, जल दुर्लभता के कारण। अब हम लोग को क्या लिखना है कि जल दुर्लभता के कारण लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट है कि संसार भर में जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5% ही मीठे पानी का है। इस मीठे जल का कोई 70% भाग पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मीठे और स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। ख नंबर है कि निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। अगला पॉइंट है कि जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती है। अगला पॉइंट है कि नित्य प्रति बढ़ने वाले उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो जाती है। कई उद्योग जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग आदि में पानी की बड़ी खपत हो जाती है। अगला पॉइंट है कि शहरों के निरंतर बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो मैप वर्क है। ठीक है, वो मैप वर्क है।
वो मैप वर्क है, वो मैं आप सभी को एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है केवल मैप वर्क बताऊंगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आप सभी को यदि उस टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन करके बताओ। और दोस्तों इससे पहले मैं इसका सेट 1 जो है वो, इसका सेट 1, ठीक है, इसका सेट 1 जो है वो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर के चैनल पर जो है वो देख लेना, चैनल पर विजिट करना, मिल जाएगा। और आप सभी को यदि और आगे इसी तरह का जो वीडियो चाहिए, जिनसे बता रहा हूँ, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, तो कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।